हाँ, अच्छा, नमस्कार। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा की राजनीति पे बहुत ही बारीकी से नज़र रखने वाले और बहुत ही जुझारू पत्रकार धर्मेंद्र कंवारी जी। तो आज हम जो द कंवारी जी से हम बात करेंगे पूरे हरियाणा की राजनीति में जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं, उसको लेके हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उनको भावी जो राजनीतिक उथल-पुथल होनी है या जो चुनाव सिर पे हैं, उन पे क्या असर हो सकता है? सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी हम आपका स्वागत करते हैं आज समाज के यूट्यूब मंच पे। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जी, धर्मेंद्र जी हम आपसे जैसे आज किरण चौधरी जी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया राज्यसभा का और ये माना जा रहा है लगभग वो अनअपोज़ सांसद बनेंगी। तो सबसे पहले तो हम इसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि आने वाली राजनीति पे, खासकर दक्षिण हरियाणा की राजनीति पे, क्या आप मानते हैं इसका कोई असर होगा? देखिए किरण चौधरी जी ने दुर्भाग्य से जो चौधरी बंसीलाल परिवार की सियासत है उसको केवल तोसाम तक ही सीमित कर दिया है। तोसाम से बाहर वो कहीं नेता नहीं है। बीजेपी भले ही उनको बड़ा नेता मानती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तोसाम से बाहर किरण चौधरी जी का कोई वजूद आज के दिन है नहीं। चाहे पूरे दक्षिण हरियाणा की बात कर लो, चाहे पूरे हरियाणा की बात कर लो, तोसाम के लोग इस हकीकत को अच्छे से जानते हैं। लेकिन जी, कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल, भजनलाल जी और देवीलाल जी का नाम ही इतना बड़ा है, कोई पर्ची पे लिख के उसको अगर नहर में डाल देगा तो वो भी तिर जाएगा। तो चौधरी जी, बंसीलाल जी के परिवार की वो में पुत्रवधू बन के आई किरण चौधरी जी, और अब बीजेपी में वो कसमें खा रही हैं कि जब तक बाकी जिंदगी उनकी सांस में सांस रहेगी तब तक वो पार्टी की सेवा करेगी। इससे पहले 9.5 जी, साल मनोहर लाल जी पार्टी की सेवा करके दिल्ली में सेटल हो चुके हैं, और अब किरण चौधरी जी के सेट होने का ये समय है। तो उनको बधाई देने का समय है, और उन निश्चित तौर पे उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में उनकी बेटी की सियासत कैसे चलेगी, क्योंकि अब तो सामने श्रुति चौधरी का उतरना तय है। कांग्रेस से वो टिकट मांग रही थी और कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी, तो इसके बाद वो बीजेपी में चलेगी। यहाँ पे कांग्रेस में वो जब तक रहे वो सीएम पद की तो उम्मीदवार थी, अब वो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कसम खा ली है कि बीजेपी में वो ताउम्र उनकी सेवा करते रहेंगी। तो अब धर्मेंद्र जी अब जैसे बेटी की अब ये सियासत। मान के अ, हम ये भी माने कि एसआरके अब पार्लियामेंट में है, वो चाहे राज्यसभा में 2 लोग हों या एक लोकसभा में हों। तो ये मानते थे राजनीति जो घूमती है वो इस तरह से घूमती है, पार्लियामेंट की टिकट बेटी को नहीं मिलती है। फिर हमें इसको क्या मान के चलें कि कहीं न कहीं ये पब्लिक के साथ हम इसको धोखा भी माने या अपना स्वार्थ माने, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? नहीं, ये दूसरा धोखा मेरा ये भी बिल्कुल। एक मानना है कि जिस तरह से जसपा के विधायक अब उनको ये दिख रहा है कि जसपा में कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, तो कोई कांग्रेस की तरफ भाग रहा है। अनूप धानक जिनको लेके ये कहा जाता था कि अगर जसपा टूटती है तो 3 विधायक कम से कम जसपा में रहेंगे, दुष्यंत, नैना और अनूप धानक। लेकिन आज वो अनूप धानक ही आज किरण चौधरी के पीछे खड़े नज़र आए, तो ये आप कैसे देखते हैं इस पूरे दृष्टिकोण? क्या है आपका इस मामले में? हमारे एक पूर्व विधायक है यहाँ पर, बत्रा जी। बत्रा जी बहुत ही, सुभाष बत्रा जी एक अच्छा शब्द कहते हैं राजनीति में कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ सुटेबिलिटी। इसे ये जीवन मरण का प्रश्न और इज्जत बेइज्जती का सवाल आम लोगों के लिए होता है, नेताओं के लिए नहीं होता। अभी देवेंद्र बबली जी से कोई पत्रकार पूछ रहा था कि आप पहले जेजेपी में थे, कांग्रेस में थे, तो वो हर जवाब में ये कहते रहे परिस्थितियां परिस्थितियां जो करवा रही हैं। तो नेता जहां भी जा रहे हैं ये परिस्थितियों वश जा रहे हैं। जहां जी, पे जिसकी दाल गलती है वो वहां पे चला जाता है। जेजेपी के नेता अब सरकार के साथ दिखाई देते हैं उनकी, और उनके पास जगह कहाँ है? या तो आप बीजेपी में जाइए या कांग्रेस में जाइए, यही जगह बचती है। वो दादा गौतम की तरह तो हो नहीं सकते जो पूरे 5 साल तक अपनी पार्टी के मुखिया को कोसते रहे। ये लो जी, प्रोफाइल नेता हैं। तो लो प्रोफाइल नेता जो जिंदगी, देखिए हर बार 90 लोग चुन के विधानसभा में जाते हैं, उनमें से 40-50 लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में केवल एक बार ही विधायक बनने के लिए पैदा होते हैं। ठीक बात है। उसके बाद वो दोबारा कभी विधानसभा का मुंह नहीं देखते। तो हर विधानसभा में हुँ, नहीं है, लेकिन आदमी जब राजनीति में होता है तो अपनी पूरी कोशिशें करता है कि वो लंबा चले, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाता है। चाहे जेजेपी के विधायकों की बात हो, चाहे आप कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं या बीजेपी में जा रहे हैं, ये सुटेबिलिटी के हिसाब से जा रहे हैं पवन जी। और आप किरण चौधरी जी को देख लीजिए, वो कहती है 45 साल मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, और सेवा अब वो बीजेपी की सेवा। तो कोई
सच्चाई ये है कि कोई किसी की सेवा नहीं करता, यहाँ सब खुद की सेवा करने के लिए के मकसद से जी। राजनीति में होते हैं। लोग कहते हैं मैं, ये सबसे बड़ा जुमला है कोई कहे कि मैं राजनीति में समाज की सेवा के लिए आया हूँ। खुद की सेवा के लिए सब लोग आते हैं। तो दूसरा और मैं धर्मेंद्र जी, जैसे मैं रोकूँगा बीच में आपको। अब जी जैसे मान लीजिए किरण चौधरी को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भेज दिया है भाजपा ने। अब उन्होंने अपने नेताओं को दरकिनार किया, उसमें हम पंडित रामविलास शर्मा को भी मान सकते हैं, या दूसरे और भी कद्दावर नेता थे, अभिमन्यु भी थे और भी थे। उन सबको क्या हम ये माने कि इसका भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है? देखिए, मैं कल वो लिस्ट कहीं देख न रहा कहीं वो था जिसमें, डिमोरलाइज़ हो सकते हैं इस मामले में। नहीं वो बीजेपी के साथ एक अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज आपको बचपन से, जैसे आप पहली क्लास में जाते हैं तभी से सिखा दिया जाता है कि बड़ों का आदर करना है, गुरुजी को नमस्ते करने हैं। ऐसे बीजेपी में जब आप जाते हो तो आपको सिखाया जाता है कि सूचना आई और सोचना बंद। तो ये जो बीजेपी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने अपना जो मान सम्मान है वो उसको गठड़ी बांध के खुट्टी पे लटका देते हैं। ये पॉलिटिकली जब इनके जीवन में करियर की जब शुरुआत होती है तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो ऐसी होती है कि तुम्हारा चाहे जितना अहित हो जाए, तुम्हारा चाहे जितना अपमान हो जाए, तुम्हें बोलना नहीं है। ये हिम्मत ये तो इसको हम कांग्रेसी, अनुशासन माने या भय माने? ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। कोई बीजेपी इसके लिए कोई नया शब्द खोज सकती है। ये भय भी है और अनुशासन भी है और जी। मजबूरी भी है। आप आपके पास देखिए, आप कांग्रेसी को टिकट नहीं मिलेगी, वो भाग जाएगा दूसरी पार्टी में। अब जो बीजेपी की जो लिस्ट आई थी उसमें से 6 तो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। जी। जो जो बीजेपी के जो पुराने लोग हैं उनका काम है था पार्टी को एस्टेब्लिश करना, पार्टी की सेवा करना। मेवा खाने का काम कांग्रेस ही कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस थी वो बीजेपी में शिफ्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय कांग्रेस पार्टी ही है अप्रत्यक्ष रूप से। अगर आप देखो तो 45% जिस पार्टी में आयातित नेता हूं कांग्रेस से, उस पार्टी को आप क्या ठीक कहोगे? बात है। जिन लोगों ने जनसंघ का झंडा उठाए घूम रहे थे वो तो अभी कहीं खाट में पड़े बेचारे देख रहे हैं सरकार के रंग। उनको कहाँ कौन लेके आए हैं? उनमें से सही अगर बात किसी है। को अवसर मिला तो वो मनोहर लाल जी थे। अब आप देखिए, हिसार में जब टिकट देने की बात आई तो मनोहर लाल जी ने टिकट दी। 1 घंटा पहले रणजीत पार्टी में चौटाला। आए रणजीत चौटाला जी को, तंवर को। अब कम से कम एक आईआरएस की नौकरी छोड़े सुनीता दुग्गल जी आई थी, उनको भी टिकट नहीं लेने दी। तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कांग्रेस में मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है राजनीतिक रूप से जो कांग्रेस पार्टी ने ना किया हो, और ऐसा कोई भी पाप नहीं है कांग्रेस का जिसका बीजेपी ने अनुसरण ना किया हो। ना कांग्रेस किया हो। कांग्रेस लोगों की सरकारें तोड़ती थी, ये लोगों की सरकारें तोड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी तोड़ती डेमोक्रेसी थी का तो मजाक बीजेपी भी बनाती आजकल थी, पार्टी तोड़ रही है। ये पार्टियां तोड़ रही है। मतलब कांग्रेस कांग्रेस के सारे पाप इन्होंने अपने सिर पे लेने का डिसीजन ले रखा है। और इसके बावजूद दोनों में बेसिक फर्क है। कांग्रेसी आपको कभी ये कहते हुए नहीं मिलेंगे कि जी हम है ना नैतिकता के पुतले हैं और पूरी जिम्मेदारियां हम निभाते हैं, बहुत अच्छे इंसान हम हैं। वो साफ वही करते हैं, वो मानते हैं कि भ्रष्टाचार एक एग्जिस्ट करता है। बीजेपी वाले भ्रष्टाचार को मानेंगे नहीं लेकिन कर सकते हैं। दोनों में बस बेसिक फर्क ये है, वो अच्छा नैतिकता की धर्मेंद्र बात ही जी, नहीं करते। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है, बीजेपी को लेके ही कहा है कि बीजेपी ये को ऐसी कोई बीजेपी में कोई दम नहीं था, मैं पार्टी में गया तो मैं यहाँ तक लेके आया। तो उन्होंने बीजेपी के बारे में बहुत कुछ कहा, हालांकि बीजेपी ने उनको मंत्री भी बनाया था। दूसरी तरफ कैप्टन अजय यादव के बेटे ने कहा कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा जीतने पर। तो बाबरिया ने कहा कि पार्टी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको कानून नहीं पता। तो आज दादरी में कैप्टन अजय यादव ने कहा कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसको क्या, कैसे आप का क्या नजरिया है कैप्टन देखिए, अजय यादव और उनके बेटे आप- को लेके? आपने दो सवाल उठाए, एक चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का और एक कैप्टन अजय यादव का। कैप्टन अजय यादव। मैं पहले जवाब देता हूं आपको चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का। जी। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी जब भाजपा में थे तो कहते थे कि जो काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया वो बीजेपी ने मेरे लिए किया है। और जी। बीजेपी ने हमेशा हरियाणा से केंद्रीय मिनिस्टर उनको बनाया है जो मुख्यमंत्री होते थे। तो वो बीजेपी में जब तक थे वो बीजेपी के गुण गाते थे। अब वो कांग्रेस में आ गए हैं तो कांग्रेस के गुण गाएंगे। मैंने पुराने फिर कांग्रेसी कहा, हो गया वो। इज ए गेम ऑफ सुटेबिलिटी। ये सर्कस है जनता का। जनता को हम्म। जो जिस हिसाब से बिजी रखेगा अपने बातों में, उस हिसाब से अपना चलता रहेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। उनको पता है कि किस मौके पे कौन सी बात कहेंगे तो वो
खबरों में आएगी। तो अब वो कुछ ना जी। कुछ तो उनका कहना मजबूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को जो कुछ दिया है, वो कांग्रेस पार्टी तो कम से कम उनको नहीं दे पाई। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे रही है। तो जब तक उनका बीजेपी इस्तेमाल कर रही थी, उनको चीजों को दिया, बीजेपी को लगा कि उनका जरूरत नहीं है तो उन्होंने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। हालांकि अब उनके जो राजनीति है उनके बेटे कर रहे हैं। चौधरी साहब तो बस हरियाणा के माहौल को गरमाते रहेंगे। माहौल और को रही करवाते हैं। कैप्टन यादव जी की बात, तो कैप्टन अजय यादव जी का जो कहना है कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। उनके साथ दिक्कत यह है कि अहिरवाल में आज के दिन जो हवा है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती है। और ऐसे में क्योंकि पिछले 5 साल से उनके बेटे विधायक हैं, तो विपक्ष का विधायक कोई काम वाम तो करवा नहीं पाता है। उल्टा अहिरवाल जैसी सीट पे हारने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि आरती राव को वहां से उतारा जा सकता है। तो ऐसी सूरत के लिए आपको अपने तर्कस से कोई ब्रह्मास्त्र रखना पड़ेगा जिसको समय आने पे आप दाग सकें। तो आरती दूसरा राव अगर धर्मेंद्र जी, बनेगी, मैं 1 मिनट में, एक रूमर भी चला हुआ है कि कहीं न कहीं राव इंद्रजीत कांग्रेस से बार्गेनिंग भी कर रहे हैं। वो 10-11 सीटें इसमें माँग रहे कोई हैं, बेटी के लिए भी कुछ माँग रहे हैं। कहीं ये फैक्टर तो नहीं काम कर रहा है, अजय यादव जो के बेटे ने नहीं जो नहीं, कहा वो है? कहीं इसके पीछे ये कारण तो अजय नहीं है? यादव जी को बखूबी पता है कि राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में आने की ना जोखिम ले सकते, ना उनमें इतनी हिम्मत है। वो जहां हैं खुश हैं। उनकी इच्छा सिर्फ इतनी सी है कि वो किसी तरीके से उनकी बेटी को टिकट मिल जाए और उनका काम चल जाए। बस इतने से, इतनी सी ख्वाहिशें, इतनी सी दुनिया है उनकी। आप ये देखिए कि वो भी कांग्रेस में सीएम पद के कैंडिडेट थे, लेकिन अब जी। मनोहर लाल जी को कैबिनेट मिनिस्टर लिया। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत थी, जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत जी कभी ये हसरत लिए ही मतलब उनका राजनीति में सफर ना चलता रहे कि काश मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता। तो उनकी इच्छाएं यहीं पे खत्म हो जाती हैं। तो धर्मेंद्र जी, हम मान के चलें कि जैसे मान लीजिए अब किरण चौधरी राज्यसभा में गई तो स्वाभाविक है उनकी बेटी के लिए भी बार्गेनिंग कहीं न कहीं उनकी माँग रही होगी कि तोसाम से नहीं, वो श्रुति तय चुनाव है। लड़ेगी। श्रुति तो चौधरी का अब तो सामने बीजेपी चुनाव लड़ना तय है। परिवारवाद की बात को अब उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो हम मान के चलें देखिए कि राव इंद्रजीत, धर्मवीर या और जो दूसरे नेता हैं जो अपने बच्चों के लिए टिकट माँग रहे हैं, उनकी हसरतें पूरी होंगी? देखिए आपके हिसाब प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में ये कह दिया है, आप ऑफिशियली बात है कि उनको परिवारवाद से कोई समस्या नहीं है। जी। बीजेपी को परिवारवाद से अगर समस्या होती तो राजनाथ सिंह जी कहां होते। हरियाणा में तो भरे के भरे पड़े हैं, और इस जो विधानसभा चुनाव है इसमें आप देखोगे कि बीजेपी थोक के भाव में नेताओं के बेटों को टिकट दे रही है। बीजेपी को परिवारवाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ गांधी परिवार के परिवारवाद से दिक्कत है। बीजेपी का परिवारवाद अच्छा परिवारवाद, बाकी परिवारवाद खराब परिवारवाद। खराब परिवार। हाँ, बेर मेरे अच्छे हैं, दूसरों के सबके काणे और खराब हैं, यही फॉर्मूला है बीजेपी का। जी। तो धर्मेंद्र जी, आप जो आज का जो हरियाणा का सिनेरियो बना है पॉलिटिक्स का, उसमें हम आप क्या देखते हैं, कांग्रेस कहाँ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? दोनों में नेक टू नेक मानते हो या 19-20 या 19-21 का क्या डिफरेंस मानते हो? देखिए जो पब्लिक के सेंटीमेंट है, आप एक चीज देखिए कि हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नेचुरल सा एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बनता है, नेचुरल बात है। अगर वो बहुत राम राज्य भी अगर यहाँ चलाया होता तब भी राम राज्य में भी राम के आलोचक थे। तो अब सही उनके बात। नेचुरल आलोचक है। और आप देखिए वो लोग 10 से 5 पे आए हैं, कांग्रेस 0 से 5 पे पहुंची है। 5 पे भी। तो एक साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस चुनाव जीत ही रही है। कांग्रेस ने अपने आवेदन ओपन किए, 2500 लोगों ने 90 विधानसभाओं में टिकट मांगा है। आप अंदाजा लगाइए कि क्रेज क्या है सीटों को लेके। और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को उम्मीदवार खोजने पड़ रहे हैं। वो उनके उनके पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर तो कह चुके मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। वो अनिल विज की आज क्या हालत है आप ये देखिए। हरियाणा में हाँ बीजेपी जी। के रामविलास जी की क्या हालत है ये देखिए आप। तो बीजेपी को कैंडिडेट खोजने पड़ रहे हैं, कांग्रेस के पास कैंडिडेट की अधिकता है। हालांकि ये अधिकता भी उनके लिए बहुत खतरनाक है। जो पार्टी आज के समय में समझदारी से अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करेंगी तो वो पार्टी हरियाणा प्रदेश में अगली सरकार बनाएगी।
लेकिन इतना तय है कि साइकोलॉजिकल रूप से मनोवैज्ञानिक एक दबाव बीजेपी के ऊपर बहुत भारी तरीके से है, क्योंकि अगर मनोहर लाल जी इतने ही लोकप्रिय नेता प्रदेश के होते तो साढ़े तो नौ उनको हटाया साल नहीं बाद जाता। उनको नहीं हटाया जाता। लोग, हरियाणा के लोग, चाहे मनोहर लाल जी कितने बड़े चाणक्य बनते हो या भूपेंद्र हुड्डा जी अपने आप को कितने बड़े पॉलिटिशियन समझते हो, गांव में चौपाल में जो ताश खेलता हुआ आदमी है उनसे ज्यादा शाना है। उसकी बस हम्म। नहीं चलता बेचारे का, वो अलग बात है। तो वो, उसको पता है मनोहर लाल जी का को इसलिए हटाया गया क्योंकि हरियाणा में अगर वो उनके फेस पे चुनाव लड़ते तो ये 5-5 भी नहीं रहने थे, ये 10-0 हो जाना था। तो इसलिए नायब जी को लाए हैं। दूसरा, नायब जी कुछ कर पाते, जो पॉलिटिकली सिस्टम में आप घोषणाएं कर रहे थे, बहुत कुछ करने का प्लान था, सारे अफसर लगे हुए थे, ये समय से पहले चुनाव डिक्लेयर हो गए तो वो उनका जो योजना थी वो धरी की धरी रह गई। अब सैनी जी वही सारे काम कर रहे हैं जिन पे मनोहर लाल जी ने चेक लगाया था, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सरपंच की पावर नहीं बढ़ाएंगे। अब एक सैनी जी ने एक सारे वही एक काम किए चुटकुला जिनको मनोहर लाल जी ने मना किया था। एक चुटकुला है, वो भैंस जिसकी गुम हो जाती है ना, तो वो भैंस ढूंढने की हाँ। कवायद है ये। और एक आध जमींदार की ना भैंस गुम होगी, तो उसने कहा कि अगर मिल जाएगी तो मैं फलाने भगवान को एक थन चढ़ाऊंगा। वो नहीं मिली, फिर कहा कि दूसरे भगवान को एक थन चढ़ाऊंगा, वो चारों थन चढ़ा दिए, भैंस फिर भी नहीं मिली। तो लड़के ने कहा, हाँ, पिताजी भैंस ढूंढने की जरूरत क्या है, चारों थन तो चढ़ा दिए। बोले एक बार मुझे भैंस मिल तो जाए, फिर मैं एक देखूंगा इन बात जान भगवान। दे पहले भैंस। तो हाँ, सही नायब बात। सैनी जी, नायब सैनी जी का अभी मैं आपसे बात होने से पहले एक वीडियो देख रहा था, वो जनता से कह रहे थे कि 5 साल और बस मुझे सेवा करने का मौका दे दो। और जब वो ऐसा कर रहे थे ना, उनका मुंह देखना आप, ऐसे लार टपक रही थी 5 साल के लिए। तो अभी अभी उनको बहुत थोड़ा समय मिल पाया, और अगर ऐसे समय में मान लो चूक होगी और वो सीएम नहीं बन पाए तो आप अंदाजा लगा लीजिए उनके साथ क्या बनेगी। जी, सही बात है। धर्मेंद्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र कंवारी जी, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे। और आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो विशेष रूप से वैसे तो राज्यसभा की सीट को लेके था, जिसमें ये था कि किरण चौधरी लगभग 20 साल के इंतजार के बाद राज्यसभा में पहुंच रही हैं और उन्होंने कहा है कि वो हरियाणा के राजनीतिक मुद्दे जो समस्याएं होंगी, उनको राजनीति में बड़ी बारीकी से उठाएंगी। तो हम किरण चौधरी को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं देते हैं, हमारे दर्शकों की तरफ से भी शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार।